अब हम आ चुके हैं ISA 450 में। ISA 450 इससे पहले वाले ISAs के अंदर सबसे पहले 200 में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, 300 में हमने प्लान किया, 315 के अंदर हमने असेसमेंट ऑफ द रिस्क किया, और 330 के अंदर हमने रिस्पॉन्ड किया टू द असेस्ड रिस्क, जिसके साथ मैंने 320 को भी मिलाया, और उसके रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं था जब तक आप मटेरियलिटी को असेस ना करें। उसके बाद अब हम आते हैं 450। 450 इज अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। अब अगर मिसस्टेटमेंट्स निकल ही आई हैं, ठीक है, तो अब क्या करें? अब आगे इसके अब हमारे पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? तो इस वीडियो का लर्निंग आउटकम है व्हाट हैपेंस व्हेन द मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। अप्रोच क्या होनी चाहिए if misstatements are approach with the materiality level, ठीक है। एंड द सेकंड लर्निंग आउटकम इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स। क्लासिफिकेशन मिसस्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। नाउ पहली बात अगर हम करते हैं कि आमतौर पे जो 450 है उसमें जो बुनियादी सवाल है, वो बुनियादी सवाल ये है कि क्या अगर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्लियरली ट्रिवियल अमाउंट से अबव, फॉर एग्जांपल जो हमने बात की सैट की, सर्ट की, या सम की, या सर्ट, जो भी आपकी फॉर्म में कहा जाता है, जो भी आपके गांव में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसमें आप इसको क्लियरली ट्रिवियल से अबव की तमाम तरह अमाउंट, क्लियरली ट्रिवियल का मतलब ये है कि सैट, सर्ट या सम, या फिर समरी ऑफ इंडिविजुअली इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, जो हमारा ISA कहता है ये लफ्ज। तो सबसे पहले तो आपने इसमें इसको रिकॉर्ड कर देना है, इससे ऊपर की आपने रिकॉर्डिंग करनी नहीं है मिसस्टेटमेंट्स को, ठीक है। ये बात तो इक्वल करता है। दूसरी बात ये है कि मिसस्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को, यू रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट, ये आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम आपका होगा व्हेन द मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। दूसरी बात ये है कि मिसस्टेटमेंट जब मालूम होती हैं तो हो सकता है कि वो मिसस्टेटमेंट्स मालूम हो रही हो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही बरखिलाफ, यानी आप ये समझ रहे हैं कि लेट्स सपोज इसमें मिसस्टेटमेंट्स निकलनी नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी निकल रही हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको रिस्क असेसमेंट को दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा कि आपने क्या जो रिस्क असेसमेंट किया था 315 वाले स्टेज पे, प्लानिंग वाले स्टेज पे, क्या वो वाकई में आपका रिस्क असेसमेंट सही था? जब आपने तमाम तरह प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, एग्जीक्यूशन कर ली, सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, उसके बाद जाके जब मिसस्टेटमेंट्स निकली इवेंचुअली, क्या वो आपकी उम्मीद के खिलाफ था या उम्मीद के हिसाब से था, कंपैटिबल थी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या नहीं? अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही मिसस्टेटमेंट्स निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि दाल में मजीद कुछ काला है। इसका मतलब ये है कि आपके अपने रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा सही नहीं था। इसका मतलब ये है कि शायद, क्योंकि देखें रिस्क असेसमेंट का मतलब यही है कि आपका ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू ROMM इनटू डिटेक्शन रिस्क। अगर इसको रिवाइज होना पड़ेगा, लेट्स सपोज अगर ये रिस्क थोड़ा सा आपको लगता है कि अब बढ़ा हुआ रिस्क है, कंट्रोल रिस्क, क्योंकि ये खुद आप जानते हैं ना कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये इसका जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है, तो ROMM अगर बढ़ता है तो DR कम होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, मुझे मटेरियलिटी लेवल को रीअसेस करना पड़ेगा। तो दूसरी पॉइंट ये होता है कि यू रीअसेस, ये मैं बता रहा हूँ ISA 450 के हिसाब से, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रीअसेस मटेरियलिटी एंड प्लस रिस्क असेसमेंट। तो ये आप बेसिकली इसको रीअसेस करेंगे और रिविजिट करेंगे कि आपके वाकई में सही है क्या नहीं। इन दो बातों के बाद तीसरी बात नहीं बड़ी अहम है जो हमारे पास 450 के अंदर आती है, वो तीसरी बात यह है कि 450 कहता है कि बिफोर यू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, बिफोर यू assess the effect of uncorrected misstatements, the auditor should do what? The auditor should assess whether, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, whether the materiality remains appropriate, और बड़ी लॉजिकल बात भी है, remains appropriate। वो ये कहना चाह रहे हैं and this for example and this includes prior period। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं वो जरा हम समझते हैं। पीरियड मिसस्टेटमेंट्स, इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि भाई देखें, बिफोर यू असेस द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स द ऑडिटर शुड असेस वेदर द मटेरियलिटी रिमेन्स अप्रोप्रिएट और नॉट, एंड दिस इंक्लूड्स प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट एज वेल। यानी अनकरेक्टेड के अंदर प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट शामिल है। फॉर एग्जांपल मिसस्टेटमेंट्स आती हैं आपके पास 40 मिलियन की मिसस्टेटमेंट आ गई, लेट्स सपोज 40 मिलियन की मिसस्टेटमेंट आ गई। अच्छा, प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल है आपका फॉर एग्जांपल 70 मिलियन का।
तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल है 70 मिलियन का और मिस स्टेटमेंट्स आ रही है 40 मिलियन की, तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं पीएम से, आप बोलते हैं भाई क्वालिफाई तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ये कह रहा है, बिफोर यू असेस द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स एंड यू कंपेयर इट टू फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग मटेरियलिटी, यू शुड असेस वेदर दिस इज नाउ अप्रोप्रिएट और नॉट। क्योंकि ये तो आपकी उस असेसमेंट ऑफ रिस्क की बेसिस पे आया ना। ये तो अगर ये असेसमेंट ऑफ द रिस्क फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट होता, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो क्या कहते हैं प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल आ रहा है, तो ये तो डिफरेंट होता। तो अब आपने करना ही है, करना क्या है, करना ये है कि वो ये कह रहे हैं जब मिसस्टेटमेंट आ रही है तो फिर डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, रीअसेस मटेरियलिटी लेवल एंड रिस्क असेसमेंट। तो जब आपने रीअसेस किया है मटेरियलिटी लेवल और रिस्क असेसमेंट, तो ये कह रहे हैं कि बिफोर यू डू दैट, बिफोर यू एक्चुअली असेस द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, आपने करना ये है कि आपने इससे पहले ये देखना है कि क्या मटेरियलिटी लेवल जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं क्या वो अभी भी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एंड इट्स वेरी मच जजमेंटल, वेरी मच सब्जेक्टिव, इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द ऑडिटर सब्जेक्टिविटी। और उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो है वो क्या कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि नॉट जस्ट करंट ईयर्स मिस स्टेटमेंट बट द प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट एज वेल। लेट्स सपोज आपने कोई लास्ट ईयर के अंदर कोई इश्यूज निकाले, हम ISO 710 के अंदर देखेंगे बहुत सारे मामला जिसमें प्रायर ईयर के अंदर मिस स्टेटमेंट्स निकलती हैं और उसका इफेक्ट क्या कहते हैं रिपोर्ट के ऊपर और ओपिनियन के ऊपर क्या आता है। तो ये कह रहे हैं कि मिस स्टेटमेंट को प्लानिंग मटेरियलिटी से कंपेयर करने, और बड़ी लॉजिकल सी बात है, इससे कंपेयर करने से पहले जरा ये देख लो कि इस मिस स्टेटमेंट के बाद क्या वाकई में प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है। तो अगर यही अप्रोप्रिएट नहीं है तो पहले तो जरा इसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद फिर आप कंपेयर करें अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट से। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे 3 बातें बड़ी अहम आ रही हैं, जो कि ये बात हो रही है कि हमारे पास, हमने इससे पहले वाले पॉइंट के पार्ट नंबर ए इसको हमने कवर कर लिया, व्हाट हैपेंस व्हेन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। 3 बातें हैं। पहली बात, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को आप करेक्ट कर दें प्लीज। दूसरी बात, रीअसेस करेंगे मटेरियलिटी लेवल। और तीसरी बात, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को रीअसेस करने से पहले यू हैव टू असेस वेदर द मटेरियलिटी इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो इसको कंपेयर करने से पहले आपने इसको चेक करना है कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आप क्वालिफिकेशन करना या नहीं करने को डिसाइड कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। दूसरी जो हमारी बात होगी वो हम बात करते हैं अप्रोचिंग, इफ द मिस स्टेटमेंट इज अप्रोचिंग मटेरियलिटी लेवल, उस केस में क्या होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कि हमें ये जुमला लिखना पड़ता है कि लेट्स सपोज अगर मिस स्टेटमेंट है लेट्स सपोज 40 मिलियन की, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ रहा है मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे ये आ रहा है 1000 मिलियन का, और आपकी प्लानिंग मटेरियलिटी आ रही है तकरीबन, अगर हम इसका 5% निकालते हैं, 10% इज 100 मिलियन, 5% इज 50 मिलियन, तो 50 मिलियन आ रहा है। तो अगर मिस स्टेटमेंट, एक इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट आपके पास आ गई है इतनी बड़ी, ठीक है, ये ह्यूज किस्म की मिस स्टेटमेंट आ गई। अब अगर हम कंपेयर करें, हम देखेंगे भाई 5% बनता है ये, और लेट्स सपोज अगर ये 5% का ये बनता है 4% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी अगर आप इसको देखें तो ये इंडिविजुअली तो पीएम से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन इट इज अप्रोचिंग मटेरियलिटी लेवल टू सच अ डेंजरस एक्सटेंट कि इसमें ये खदशा है कि जो बाकी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स होंगी वो कहीं मिला दें हम इसके साथ अनडिटेक्टेड, क्योंकि अनडिटेक्टेड तो आपको पता ही नहीं ना कि कौन कौन सी हो सकती है, या अनकरेक्टेड मिला दें आप इसके साथ, या बहुत जो दूसरी और ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट्स अगर आप उसको मिला दें, ये मोर देन ट्रिवियल, तो उसको मिलाने के बाद हो सकता है कि इट एक्सीड्स, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट इट एक्सीड्स मटेरियलिटी दैट इज प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल। क्योंकि यही वो प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप क्वालिफिकेशन की और रिपोर्ट की तकदीर के फैसले होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेट्स सपोज मिस स्टेटमेंट 40 मिलियन की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 1 बिलियन का था, यानी 1000 मिलियन का था, प्लानिंग मटेरियलिटी आपका निकला 50 मिलियन 5% की बुनियाद के ऊपर। ये मिस स्टेटमेंट एक्चुअली 4% ऑफ पीबीटी के बराबर हो रही है, और ये मिस स्टेटमेंट एक्चुअली यहाँ पे जो प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल आ रहा है 5% आ रहा है, तो ये एक्चुअली इतना क्लोज हो गया है कि ये खदशा है कि हो सकता है कि बाकी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के साथ मिला के ये हो सकता है कि एक्सीड कर जाए आपके प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल, एंड देयरफॉर दैट्स अ रिस्क। तो अब उस सिचुएशन के अंदर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जब आपके पास रिपोर्टिंग के क्वेश्चन आ रहे हो, तो रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में जो मिस स्टेटमेंट अगर आती है, अगर मिस स्टेटमेंट ऐसी आती है 1%, 2%, 2.5%, तो चलो ठीक है, इसके बारे में तो आप ये बात नहीं लिखोगे। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट ऐसी आती है 3.5%, 4%,
4.5%, 4.7%, अगर इतना क्लोज ये पहुंच जाता है आपकी प्लानिंग मटेरियलिटी लेवल से, तो उस सिचुएशन के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट अ सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होगा? दैट दो इट इज इंडिविजुअली इमटेरियल, दो इट इज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, दो इट इज individually immaterial, however immaterial, however it may exceed, क्योंकि ये बात ये ISA 450 भी कहता है और ये बात बड़ी लॉजिकली और लॉजिकल भी है कि इट मे एक्सीड ओवरऑल मटीरियलिटी when combined with other individually immaterial misstatements, undetected misstatements या uncorrected। तो हम बेसिकली यहां भी कहना ही चाह रहे हैं कि हो सकता है कि ये बिल्कुल वाकई में बात भी सही है, हो सकता नहीं वाकई में ये बात है कि इंडिविजुअली ये मटेरियल है, लेकिन ये बाकी लोगों से के साथ अगर मिल जाए, यानी बाकी इंडिविजुअली मटेरियल के साथ मिल जाए या अनडिटेक्टेड के साथ मिल जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर इट मे एक्चुअली एक्सीड द मटेरियलिटी लेवल। अब यहाँ पे बात एक और भी आती है, और एक और बात क्या आती है? वो ये आती है, लेट्स सपोज अगर हमें पता है, अभी तो हमें पता नहीं ना कि हम कह रहे हैं इट मे एक्सीड, यानी जो बात हमने की है हमने क्या किया, इट मे एक्सीड का। अब लेट्स सपोज ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि एक मिसस्टेटमेंट आ रही है 4%, ठीक है, एक मिसस्टेटमेंट आ रही है लेट्स सपोज 1.5% की, टोटल मिला के ये 5.5 बनता है। इंडिविजुअली दोनों 5% से बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के 5.5% बन जाता है, विच इज एक्सीडिंग मटीरियलिटी लेवल। ये बात सही है, समझ में आती है बात? तो हमारे पास ये सिचुएशन मैंने बनाई एक। अब यहां पे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या आप इसको क्वालिफाई करेंगे रिपोर्ट को या नहीं करेंगे? नाउ रिपोर्ट विल बी क्वालिफाइड, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो हमारे पास अमाउंट सबसे बड़ा वाला जो मिस स्टेटमेंट आ रही है, ये एक्चुअली उसकी बुनियाद बनेगी। हम उसको बोलेंगे मैनेजमेंट को, हम बोलेंगे देखो यार, पहले तो हमें शक था कि इट मे एक्सीड मटीरियलिटी लेवल, अब देखो तुम्हारी 4% भी आ गई और तुम्हारी 1.5% भी आ गई। अब ये दोनों मिला के हमारा 5.5 से बढ़ रहा है और ये हमारी प्लानिंग मटीरियलिटी को ब्रीच कर रहा है। अब इसके लिए जरूरी है कि आप हमें जो है इसमें से दोनों में से कोई एडजस्टमेंट करें, और हम ये कहते हैं आपसे कम से कम आप 4% वाली कर दें ताकि हम थोड़ा सा सेफ साइड पे तो आ जाए। तो 1.5% अगर आप हमारे पास रह भी जाती है तो 3.5% का हमारे पास क्वेश्चन भी है, तो चलो ठीक है, बाकी हमारे पास अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स इतना हमने क्वेश्चन रख दिया, लेकिन इसको आपको वेरीफाई इसको करना पड़ेगा। तो अब ये सिचुएशन कौन सी है? इस सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअली 5% से बड़ी में नहीं है, लेकिन ये 4% जो है, क्योंकि वो इतना क्लोज हो गया है और उसके साथ मिलके हमें मालूम है, हमें यकीन है, हमें पता है कि 1.5% से मिला के 5.5 बनता है और ये 5% से एक्सीड करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और हमें इसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता करेक्ट तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी आपको रिपोर्ट। तो दिस इज व्हाट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा। हमने क्या पूछा? हमने ये पूछा है कि यार अगर ये मिला के मालूम हो जाए तो क्या होगा, तो फिर आप क्वालिफाई कर रहे होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन मिसस्टेटमेंट्स।